आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी, इनका इस समारंभ की जगह आगमन हुआ है और महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर श्री विनोद तावड़े जी ने उनका यहां पर स्वागत किया है। उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी विद्यासागर राव, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र फडणवीस और बाकी कई अन्य सम्माननीय अतिथिगण उनके साथ हैं। कुछ ही क्षणों में वो मंच पर पधारेंगे, लेकिन उससे पहले मेट्रो, MMRDA, मेट्रो की 1 मिनट की फिल्म हम देखने जा रहे हैं। 1 मिनट की सिर्फ मेट्रो की फिल्म देखने जा रहे हैं। वेस्टर्न रेल्वेच्या प्रवाशांना प्रधानमंत्री जी का तब तक वो आगमन यहाँ मंच पर होगा। या मेट्रो लाईनद्वारे मुंबईकर इतर मेट्रो लाईनला आरामात कनेक्ट होतील, जेणेकरून वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे स्टेशन, JVLR जंक्शन, दहिसर स्टेशनला कनेक्ट होईल। अनुकूल, विश्वसनीय, सुरक्षित आणि आरामदायक पर्यावरणाचा लाभ आता मुंबईकरांना घेता येईल। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ ही क्षणों में भारताची शान आणि जगभरात प्रसिद्ध प्रधानमंत्री असलेली मंच पर महानगरी, इथे लोक आपले स्वप्न साकारण्याकरता जगाच्या कानाकोपऱ्यातून येतात। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी। उनके साथ है महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीयुत सी विद्यासागर राव, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी और बाकी कई सम्माननीय अतिथिगण। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं प्रदीप भिड़े इस विशाल सभा में उपस्थित सारे मुंबई वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं महाराष्ट्र शासन और मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की तरफ से। मुंबई में दादर स्थित इंडिया यूनाइटेड तथा इंदू मिल के 12 एकड़ के प्लॉट पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इन्हें आदरांजलि स्वरूप एक भव्य स्मारक का निर्माण होने जा रहा है। और आज कुछ समय पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित स्मारक कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया है। इसके साथ आज इस मंच पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी के हाथों मुंबई शहर के 2 मेट्रो कॉरिडोर्स का कोनशिला अनावरण के रूप में भूमि पूजन होने जा रहा है। इन दोनों कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री इस मंच से हम सबको संबोधित करेंगे। आप सभी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम मंच पर होने जा रहे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को अपने भाषण के माध्यम से आदरांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 2 मेट्रो कॉरिडोर्स की निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मुंबई शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने जो क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसे भी प्रधानमंत्री जी नई ऊर्जा तथा नया बल प्रदान करेंगे। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस इन्हें विनती करता हूं कि वे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का फूलों से सम्मान करें। मुख्यमंत्री जी से विनती है महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्रीयुत सी विद्यासागर राव, इन्हें भी वो फूलों के साथ सम्मानित करेंगे। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय तथा विशेष सहाय विभाग के मंत्री आदरणीय श्रीयुत राजकुमार बडोले अब अपना स्वागत पर भाषण प्रस्तुत करेंगे।
श्रीयुत राजकुमार बडोले। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, स्त्री शिक्षा व सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, भारतीय घटना के शिल्पकार, बहुजनों के मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें विनम्र अभिवादन। डिजिटल इंडिया तथा मेक इन इंडिया के मॉडर्न आर्किटेक्ट, भारत को महासत्ता बनाने के पथदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल आदरणीय विद्यासागर राव जी, महाराष्ट्र के लाडले युवा मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, नवनवीन विकास कल्पना के धनी केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी, आदरणीय केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी, आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सांपला जी, मंच पर विराजमान आदरणीय विनोद तावड़े साहब, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के उपस्थित मंत्रीगण, उपस्थित सांसद तथा विधायक, सभी मान्यवर और सभी भाई बहनों, पत्रकार व युवा साथियों, आप सभी को सप्रेम जय भीम। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता के अग्रणी भाष्यकार तथा भारतीय घटना के शिल्पकार भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका भव्य दिव्य अंतर्राष्ट्रीय स्मारक इंदू मिल स्थित जगह निर्माण कार्य का शुभारंभ तथा मुंबई महानगर प्राधिकरण की ओर से दहिसर से डीएन नगर और दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व मेट्रो रेल के चौथे एवं पांचवें चरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज आपके करकमलों द्वारा किया गया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार एवं समस्त देशवासियों की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लंदन में उच्च शिक्षा ग्रहण करते समय जहाँ रहते थे, उस वास्तु की खरीदारी हमारे आदरणीय लाडले मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में पूरी की है और लंदन में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका अंतर्राष्ट्रीय स्मारक, भव्य स्मारक बनाने की योजना जल्द ही कार्यान्वित होने जा रही है। सन 2015-16 यह वर्ष परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी 125वीं जयंती वर्ष केंद्र तथा राज्य सरकार मना रहा है। इस समता और न्याय वर्ष में इन दोनों कामों की शुरुआत करके करोड़ों देशवासियों के मन की बात आपने पूरी की है। इसलिए विशेष रूप से सारे देशवासियों की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भारत के संविधान के प्रास्ताविक में शामिल स्वातंत्र्य, समता, बंधुता एवं सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक समानता व वैज्ञानिक सुधार तथा तथागत भगवान बुद्ध के प्रज्ञाशील व करुणा के प्रति आपके समर्पित भाव और देश के शोषित और वंचित घटकों के विकास के लिए आपके समर्पण का हम आदर करते हैं। इस शिवबा, शाहू, फुले और परम पूज्य बाबा साहब के भीम भूमि पर आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाइयों और बहनों, सम्माननीय खासदार श्री रामदास अठवले जी आज इस मंच पर उपस्थित हैं।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा तथा उनके कार्य के प्रति उनके मन में असीम श्रद्धा है। मैं रामदास जी से विनती करता हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। खासदार श्रीयुत रामदास अठवले। उपस्थित सभी सभी भाई और बहनों, हम सब लोगों को बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सालों से इंतजार था। चैत्य भूमि के बाजू में बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक खड़ा करने की ख्वाहिश हमारी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता होने के बावजूद भी 15 साल तक हम मांग करते रहे, लेकिन उनके ध्यान में आया नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि भाई क्रेडिट बीजेपी या नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस या नितिन गडकरी जी, अठौली जी ले रहे हैं, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। जब आपके हाथ में सत्ता थी तब आपने कुछ नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के शिल्पकार थे, लेकिन आपने सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो प्रतिमा नहीं लगाई। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब आपने लगाई। इतने साल तक आपके हाथ में सत्ता रही, लेकिन भारत रत्न किताब देने की याद आपको आई नहीं। और ये बात सही है कि जब तुम्हारी सरकार थी, जब रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत संघर्ष किया, हिंदू मिल को ताबे में लिया, वहां पत्थरबाजी हुई, वहां हमारे लोगों को जेल में भेजा गया, और हमने सरकार को ऐलान किया था कि जल्दी से जल्दी करो। तब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। निर्णय आपने लिया 5 दिसंबर 2011 को निर्णय लिया, लेकिन 2014 साल तक मुख्यमंत्री साहब उनके हाथ में सत्ता थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उनको नहीं बाबा साहब की याद आई। अभी 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने जो जो गड़बड़ियां की थी, घोटाले किए थे, उसका नतीजा उनको मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने बहुत ताकत से वोट दिया। हमारा दलित समाज भी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहा। अरे कांग्रेस को वोट देते देते हम थक गए थे, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी साहब नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की मिल, 12.5 एकड़ जगह, हजारों करोड़ कीमत की मिल, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो योगदान था वो हजारों करोड़ से भी ज्यादा था। और इसीलिए आपके सरकार ने निर्णय तो आपने घोषित किया, 2 साल आपने लगाए उसको परमिशन देने के लिए। आप उसका मतलब मनमोहन सिंह साहब के हाथों से आप मतलब भूमि पूजन कर सकते थे, लेकिन आपको याद आया नहीं जल्दी काम करने का। लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। दिल्ली में मोदी साहब की सरकार आई, 6 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आई, और फिर सरकार ने निर्णय लिया कि बाबा साहब के लिए हम कुछ भी करेंगे। मोदी साहब जब जब नेपाल जाते, जापान जाते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। आप तो खाली बात करते लेकिन कुछ करते नहीं। गुजरात में आप जाओ, अहमदाबाद में जाओ, नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री पद का जो उनका मकान था सीएम का, वह बुद्ध की मूर्ति है, वह बुद्ध की मूर्ति है। मोदी साहब से मैं मांग करना चाहता हूं कि मैंने मांग किया था गौतम बुद्ध की मूर्ति पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अपनी सरकार, एनडीए की जब सरकार थी तब उन्होंने मान्य कर दिया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन बुद्ध की मूर्ति, आप तो बुद्ध के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं करते हैं। और इसीलिए आज हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे संतोष गंगवार जी आए हैं, वो एनटीसी के मिनिस्टर है। आपने निर्णय लिया, 12.5 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथ में कागज दिया, और अभी 4-5 महीने के अंदर ही मोदी साहब आप यहाँ आए हैं। हमें खुशी है, हम नीला सलाम करते हैं आपको। आपने बहुत अच्छा काम किया है, और भी अच्छा काम करोगे तो और 5 साल आप रहोगे, और अच्छा काम करोगे तो और 10 साल रहेंगे।
और आपको डरने की बात नहीं, हमारा दलित समाज से बैलेंसिंग पावर हमारी होती है, हम जिसके साथ जाते उनको सत्ता मिलती है और हम आपके साथ है। रिपब्लिकन पार्टी आपके साथ है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब का नीला निशान लेकर, नीला झंडा लेकर हम आपके साथ है। और जरूर मतलब हम दलितों के कल्याण के लिए आपकी सरकार जरूर अच्छा काम करती रहेगी। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए जरूर आपकी सरकार अच्छा काम करती रहेगी, गरीबों को न्याय देने का काम करेगी। कांग्रेस का सत्यानाश तो आपने कर दिया है। अभी राहुल गांधी घूम रहे, घूमो घूमो, जहां घूमना है उधर घूमो, कुछ फायदा नहीं है। ठीक बात है, वो मैं कोई पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी सरकार अच्छा काम करती रहेगी, रोड अच्छे बन जाएंगे, देश का विकास होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा। महाराष्ट्र के अकाल के लिए भी थोड़ा सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं कि आपकी मदद होनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं अकाल का सामना करने का, तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। आज आप यहाँ आप आए हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी है। ये मुंबई के धरती पर जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की चैत्य भूमि है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा ली थी, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा दी थी, जहाँ बाबा साहब का आंदोलन अच्छा पनपता रहा, वहीं से इस शहर में, मुंबई शहर अपने देश की इकोनॉमिकल कैपिटल है और यहाँ बाबा साहब का स्मारक हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये स्मारक बहुत जल्दी पूरा हो और मुख्यमंत्री साहब या मतलब नरेंद्र मोदी साहब के हाथ से इसका उसका उद्घाटन होना चाहिए 2019 के पहले। मतलब अभी 3 साल के अंदर ही काम फास्ट हम करते हैं, सब सरकार अपने साथ है, पैसा अपना है, सब कुछ अपना है, काहे के लिए डरते हैं? इसलिए काम जल्दी पूरा करो, हम आपका साथ देने के लिए। और हमारे गवर्नर साहब तो विद्यासागर राव जी, ये तो बहुत तगड़े गवर्नर मिले हैं, मजबूत गवर्नर मिले हैं, मुख्यमंत्री मजबूत है, हमारे विनोद तावड़े मजबूत है और हमारे नितिन गडकरी जी मजबूत है और मैं भी मजबूत हूँ। और हमारे बड़ोली साहब भी, राजकुमार बड़ोली जी भी आए हैं, सांपला जी हमारे केंद्र के सोशल जस्टिस मिनिस्टर राज्य मंत्री हैं, वो भी इधर आए हैं। और हमारे MMRDA ने बहुत अच्छा काम किया, मदान साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है ये मेमोरियल को अच्छा खड़ा करने के लिए, या शशि प्रभु जी को आपने काम दे दिया है। जल्दी से जल्दी ये स्मारक पूरा करो और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, बाबा साहब की जनता को खुश करने का काम आपने किया है। जरूर हम आपके साथ हैं। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत। भाइयों और बहनों, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और शिपिंग इन विभागों के केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्रीयुत नितिन गडकरी जी आज इस मंच पर विशेष रूप से उपस्थित है। 15 साल पहले युति शासन के कार्यकाल में मुंबई में कई फ्लाईओवर्स का निर्माण गडकरी जी ने PWD मिनिस्टर के रूप से किया था और खास तौर पर उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया, उसे महाराष्ट्र के लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। मैं श्री नितिन गडकरी जी से विनती करता हूं कि वे अपने विचार आपके सामने पेश करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, मंच पर उपस्थित सभी मेरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोगी, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मान्य मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन महाराष्ट्र के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे महाराष्ट्र ने जो थोर महापुरुषों का जन्म इस भूमि पर हुआ है, उसमें पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में पूरे देश में एक बहुत बड़ी श्रद्धा है, सम्मान है। विशेष रूप से दलित पीड़ित शोषित जनता के न्याय देने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और आज इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से 15 साल से जो प्रलंबित विषय था वो केंद्र सरकार के सामने रखा
और हमारे जो वस्त्रोद्योग मंत्री है संतोष गंगवार जी, उन्होंने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत इस बात का निर्णय किया कि 15 साल से ये इंदू मिल की जगह का जो विवाद चल रहा था, वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भव्य स्मारक निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी। इस बात के लिए मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से और आप सब की ओर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मेरा विश्वास है मोदी जी हर समय यही बात कहते हैं कि हमारे देश को विकास की ओर ले जाना है और हमारा देश ऐसा निर्माण करना है जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जिस देश में सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, सबके साथ न्याय होगा। और इसी बात को लेकर लगातार विकास की प्रक्रिया को गतिशील करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी मुंबई में जो JNPT है, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्ट है, उस पोर्ट में आज हमारे विभाग के ओर से 8,000 करोड़ रुपए के इस कंटेनर टर्मिनल के भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री के हाथ से हुआ है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में JNPT में प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया था, उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण के कार्य की शुरुआत हुई है। 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी और महाराष्ट्र के करीब 1 लाख से 1.25 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कार्य वहां शुरू हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपके नेतृत्व में जब आपने केंद्र सरकार में जो नीतियों का अवलंबन किया है और जो विकास की नीति आपने सभी विभाग को दी है, उसमें विशेष रूप से देश के इतिहास में पहली बार हमारे 12 मेजर पोर्ट और हमारी 3 कॉरपोरेशंस जो कंपनीज है, वो पहली बार बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। कुछ समय हमारा ग्राफ जो था नीचे जा रहा था, पर हमारी सरकार आने के बाद हमारे पोर्ट लगातार प्रगति और विकास की ओर जा रहे हैं और हमारे 12 पोर्ट इस साल करीब 4,500 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और इस देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई में ही हमारे जिस शिपिंग कॉरपोरेशन का केंद्र जो नवरत्न कंपनी है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन और कोचिन शिपयार्ड, ये हमारे 3 कंपनी भी इस बार 850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम इस प्रॉफिट का उपयोग करके हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने डहाणू का जो वाधवान पोर्ट है, उसके बारे में विशेष रूप से आग्रह किया है और मेरा विश्वास है कि आने वाले 6 महीने में इतना ही बड़ा जहां 20 मीटर का ड्राफ्ट होगा, उस पोर्ट का निर्माण का कार्य निश्चित रूप में आपके हाथ से हम शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक मुंबई के लिए जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसी प्रकार से बड़ौदा से मुंबई इस एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण हम इस 6 महीने में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद से मुंबई डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा। अहमदाबाद से बड़ौदा का उद्घाटन, मैं आने वाले 15 दिन में उस रोड के उद्घाटन के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और मैं उस कार्यक्रम में जाने वाला हूं और उसके बाद तुरंत बड़ौदा से मुंबई तक के एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के कार्य की शुरुआत होगी और अहमदाबाद से मुंबई तक अब एक्सप्रेस हाईवे की सुविधा प्राप्त होगी। महाराष्ट्र ये विकसनशील राज्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने देश के लिए एक सामाजिक विचार दिया है। हमारे नागपुर ये ऐसी पवित्र जगह है कि उस भूमि पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज ये योगायोग है कि इसी दीक्षा भूमि का कार्य पूरा करने का सहयोग अवसर, मैं उस समय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था और देवेंद्र जी नागपुर के महापौर थे और हम दोनों ने मिलकर करीब 25 करोड़ रुपए खर्चा करके उस समय दीक्षा भूमि का पूरा कार्य पूरा किया था। और आज
देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में हिंदू मिल का भी ये भव्य बाबा साहब अंबेडकर जी की स्मृति को जगाने वाला ऐसा एक भव्य स्मारक का भी निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता आपके इसके लिए ऋणी रहेगी। और एक अच्छी बात हुई है, और वो भी महाराष्ट्र के इतिहास का एक बहुत अच्छा दिन है। आज रिपब्लिकन पार्टी के सभी नेता रामदास आठवले, प्रकाश अंबेडकर, डॉक्टर गवई, जोगेंद्र कवाड़े, सुलेखाताई कुंभारे और इनके साथ सभी नेतागण आज आपके साथ हिंदू मूल के इस कार्यक्रम के लिए शरीक हुए और दलित एकता का उन्हें जो परिचय दिया, इसलिए मैं उन सब नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में महाराष्ट्र यही सामाजिक विचार लेकर आगे चलेगा और सामाजिक विचार में देश का नेतृत्व करेगा, ये मेरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक विकास के लिए भी और आर्थिक विकास के लिए भी दोनों तरफ से जो प्रभावी कार्य करके जो दिशा दी है, वो आने वाले समय में हमारे देश के तकदीर को, हमारे देश के भविष्य को निश्चित रूप में बदल देगी, ये मेरा विश्वास है। आज दोनों मेट्रो के मार्ग का भी उद्घाटन हो रहा है। मैं बहुत महाराष्ट्र से मैं होने के कारण मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार मानूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो अच्छे कार्य का शुभारंभ हो रहा है, ये महाराष्ट्र के इतिहास का सुनहरा दिन है। महाराष्ट्र की जनता आपके इस कार्य के लिए कभी आपको भूल नहीं सकती। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका और भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नितिन गडकरी जी ने अभी जिक्र किया कि दहिसर से लेकर डीएन नगर का जो 18.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जहां 17 स्टेशन होंगे, और दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक का कॉरिडोर जो है 16.5 किलोमीटर का, जहां पर 16 स्टेशन होंगे, 16 स्टेशन होंगे। आई शैल नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी to unveil the plaque for laying of foundation stone of Mumbai's 2 metro corridors. भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी है। मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने में जो कोशिशें हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। मुंबई के सामने समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन देश की सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मुख्यमंत्री जी को उन समस्याओं का सामना करने के लिए पूरी शक्ति के साथ मदद कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं विनती करता हूं कि वे अपने विचार आपके सामने प्रकट करें। श्री देवेंद्र फडणवीस जी। हमारे लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र से राज्यपाल आदरणीय विद्यासागर राव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, श्री संतोष गंगवार जी, श्री विजय सांकला जी, रिपब्लिकन पार्टी से नेते आदरणीय रामदास आठवले जी, माझे सहकारी विनोद तावडे जी, राजकुमार बडोले जी, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय जी, MMRDAचे कमिशनर श्री मदान,
या ठिकाणी उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण, खासदार, आमदार, राज्याचे मंत्री, विविध पक्षाचे नेते मंडळी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध व महामानव क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो आणि त्याचप्रमाणे ज्यांच्या आशीर्वादानं महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार निवडून आलं ते हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना देखील मानाचा मुजरा करतो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो केवल आपके कारण ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मुझे याद है जिस समय हमने ये तय किया कि इंदु मिल पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का भव्य स्मारक होना चाहिए और सरकार चुनकर आई, तो इससे पहले क्या हुआ ये मैं देख रहा था तो लगातार फाइलों के ऊपर कागज काले होते दिखाई पड़े। फिर फाइलों में लिखा दिखाई पड़ा कि अगर स्मारक बनाना है तो केंद्र की संसद में कानून पास करना पड़ेगा। और फिर 2-3 सालों से पुरानी सरकार लगातार ये बताती थी, हमने केंद्र को विनती की है कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, पर कानून बन नहीं रहा था। मैं आपके पास आया और मैंने आपको निवेदन किया कि इंदु मिल पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का स्मारक बने। ये 125 करोड़ भारतीयों की इच्छा है। और आपने तुरंत संतोष गंगवार जी को, उनके सेक्रेटरी को, सभी को बुलाया और आपने कहा देश के अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन लीजिए, किस लिए कानून की आवश्यकता है। अगर केंद्र सरकार जमीन राज्य सरकार को देना चाहती है तो जो अस्तित्व में कानून है क्या उसके तहत ये नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, ठीक उसके तीसरे दिन आपने मुझे दिल्ली बुलाया और कहा हमने हल ढूंढ लिया है, आप आ जाइए, इंदु मिल की जगह आपको हस्तांतरित करने का MOU हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, विडंबना को देखिए, हमारे आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के 125वें जयंती वर्ष में बाबा साहेब आंबेडकर जी जिन्होंने 125 करोड़ भारतीयों को जुबान दी, सम्मान से रहने का अधिकार दिया, उन्हें पिछली सरकार 1.25 इंच जगह भी उनके स्मारक के लिए नहीं दे पाई और 3 दिन के भीतर आपने ये जगह हमको हस्तांतरित कर दी और आज उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं आपका, केंद्र सरकार का, आपके सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की इस 125वीं जयंती वर्ष में महाराष्ट्र की सरकार ने यह तय किया कि हम 125 करोड़ रुपए हमारे जो पिछड़े बंधु हैं उनके उत्थान के लिए, उन तक विकास पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, सामाजिक न्याय पहुंचे, इसके लिए खर्चा करेंगे। और इस जयंती के निमित्त से अगले 3 वर्षों में 450 करोड़ रुपए हम इस जयंती महोत्सव के ऊपर खर्चा करेंगे, जिसमें हम मानव संसाधन को विकसित करने की और सामाजिक न्याय प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। मुझे यह बताते हुए बहुत आनंद होता है, हर्ष होता है प्रधानमंत्री जी कि हमने इस 125वीं जयंती वर्ष में अभी पिछले महीने जापान के कोयासान विद्यापीठ में
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पुतले का प्रतिमा का अनावरण किया। जापान में भी बाबा साहेब का नाम पूरे शोर के साथ वहां पर गूंजा। महाराष्ट्र की सरकार ने यह भी निर्णय किया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जहां पढ़ते थे और जहां पर एक स्कॉलर के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिमा प्रस्थापित की, उस स्कूल में पढ़ते हुए जिस घर में वो रहते थे, बड़ी आश्चर्य की बात थी, वो घर लिलाव में निकल गया। और महाराष्ट्र की पुरानी सरकार के पास, केंद्र की पुरानी सरकार के पास लगातार दरख्वास्त आती रही कि बाबा साहेब जी ने जहां पर पढ़कर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की, वो घर लिलाव में बिके। ये 125 करोड़ भारतीयों को शोभा नहीं देता और इसलिए उसको खरीदना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या मजबूरी पिछली सरकारों की थी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का घर खरीदने के लिए 30, 35, 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, पर वो पैसा भी उस सरकार ने नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, ऐसे बाबा साहेब जी जहां पर पढ़कर बड़े हुए, उस घर को हम बिकने नहीं देंगे। और हमारे बड़ोली जी को हमने वहां भेजा और महाराष्ट्र की सरकार ने उस घर को खरीदा और आज हमारे हाई कमिश्नर के कब्जे में आदरणीय मोदी जी ये घर वहां पर है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंग्लैंड और लंदन जाने वाले हैं, जिस समय आप जाएंगे, आपसे दरखास्त है, आपसे निवेदन है, आप जरूर वहां जाइए और आप ही के तत्वावधान में वहां पर एक बहुत अच्छा संग्रहालय बने, जिसमें बाबा साहेब ने अर्थव्यवस्था के बारे में इतने अच्छे विचार लिखे हैं। देश की आज की आर्थिक परिस्थिति को किस प्रकार से बदला जा सकता है, ऐसे पथदर्शी विचार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखे हैं। मैं ये चाहता हूं आप ही के नेतृत्व में उन विचारों का प्रतिपादन उस घर के अंदर हो और वो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक इस प्रकार का घर बने। और मुझे विश्वास है ये हम निश्चित रूप से करेंगे। आज के इस मौके पर माननीय आठवले जी, आपल्या नेतृत्वात अनेक लोकांनी इंदू मिल करता संघर्ष केला। रिपब्लिकन जनतेने, सामान्य दलित माणसाने इंदू मिल करता खूप आंदोलनं केली। दुर्दैवाने या आंदोलनांमध्ये आपल्यावर खूप गुन्हे त्या ठिकाणी दाखल झाले। महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून आज घोषणा करतो, इंदू मिलच्या आंदोलनामध्ये ज्या ज्या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले असतील त्या प्रत्येकाचा गुन्हा राज्य सरकार परत घेईल। अरे बाबासाहेबांकरता इंचभर जागा मिळवण्याकरता त्या ठिकाणी जर गुन्हे दाखल होत असतील, या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे भूषणावं नाही। त्यामुळे हे गुन्हे महाराष्ट्राचं सरकार निश्चितपणे या ठिकाणी मागे घेईल। या निमित्ताने एवढंच सांगतो, हे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या आणि समरसतेच्या विचारानं चालेल, हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। आज आपल्याकरता दुसरी आनंदाची गोष्ट आहे की या ठिकाणी मुंबईमध्ये 2 मेट्रो कॉरिडॉरचं भूमिपूजन आपण करतोय। दहिसर ते डीएन नगर आणि अंधेरी ते दहिसर असं 35 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क आपण या ठिकाणी तयार करणार आहोत। आपल्याला माहिती आहे मुंबईमध्ये 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक हे पब्लिक ट्रान्सपोर्टनी, मग ती उपनगरीय रेल्वे असेल, ती बेस्टची बस असेल, याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रवास करतात। पण आपण जर गेल्या 10 वर्षातला आढावा घेतला तर आपल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कमी पडत असल्यामुळे खासगी वाहनांनी प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये 10% वाढ झाली आणि त्यामुळे मुंबईचं कंजेशन हे सातत्याने वाढत आहे। आणि म्हणून आपण ठरवलंय की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पब्लिक ट्रान्सपोर्ट तयार करायचा। मोदीजींचं स्वप्न हे स्मार्ट सिटीचं आहे आणि मुंबई स्मार्ट सिटी करायची असेल तर मुंबई आणि
मुंबईच्या लगत जो MMR रिजन आहे, या संपूर्ण MMR रिजन मध्ये आपल्याला स्मार्ट ट्रान्सपोर्टचं जाळं उभं करावं लागेल. हा जो 35 किलोमीटरचा कॉरिडॉर ज्याचं भूमिपूजन आपण करतोय, केवळ 4 महिन्यामध्ये याचा DPR आम्ही तयार केला. दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन कडनं त्याची मदत घेतली आणि आम्ही ठरवलंय 2019 सालापर्यंत या मुंबईमध्ये 108 किलोमीटर मेट्रोचं नेटवर्क आम्ही तयार करणार आहोत. त्याच्यासोबत या मुंबईमध्ये आम्ही उपनगरीय रेल्वेची जी सेवा आहे, माननीय मोदीजींनी MUTP 3 ला मान्यता दिली आहे, त्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या उपनगरीय रेल्वेचं जाळं देखील वाढवणार आहे. त्याकरता एलिव्हेटेड कॉरिडॉर्स आम्ही तयार करणार आहोत आणि या माध्यमातून मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की या सगळ्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमचं इंटिग्रेशन कसं करता येईल, रेल्वेचं मेट्रोशी, मेट्रोचं मोनोशी आणि या तिघांचंही बसशी इंटिग्रेशन कसं करता येईल आणि मुंबईच्या आणि MMRच्या कुठल्याही भागातनं कुठल्याही भागामध्ये 1 तासामध्ये कसं पोहोचता येईल याचं नियोजन MMRDAच्या माध्यमातून आम्ही सुरू केलेलं आहे. आणि याकरता जो पैसा लागेल तो उभारून ते काम आम्ही करणार आहोत. आणि एवढंच नाही तर हे सगळं पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं इंटिग्रेशन केल्यानंतर एका सिंगल तिकिटावर आपल्याला या कुठल्याही ट्रान्सपोर्टमध्ये प्रवास करता आला पाहिजे, अशा प्रकारचं नियोजन हे देखील या ठिकाणी आपण सुरू केलेलं आहे. आणि त्यामुळे एकीकडे पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं जाळं विणायचं, दुसरीकडे ट्रान्स हार्बर लिंक असेल किंवा या ठिकाणी कोस्टल रोड असेल, या रस्त्यांच्या माध्यमातून मुंबई डिकंजेस्ट करायची. ज्या मुंबईला इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर आपण तयार करायला निघालो आहेत, तिथला ट्रॅफिकही हा स्मूथली त्या ठिकाणी झाला पाहिजे, अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करतोय. आणि या सगळ्या कामामध्ये केंद्र सरकारचं खूप सहकार्य हे आम्हाला लाभतंय. सगळ्या परवानग्या, ज्या परवानग्या 7-7, 8-8 वर्ष मिळाल्या नव्हत्या, त्या पर्यावरणाच्या परवानग्या मोदीजी आपण 2 आणि 3 महिन्यामध्ये आम्हाला देतात. आणि त्यामुळे विकासाची गती वाढली आहे. मी आपले आभार मानतो आणि आपल्याला आश्वस्त करतो की याच गतीनं आम्ही विकास करू आणि 2019च्या पूर्वी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असेल, महाराष्ट्र हा अग्रणी असेल आणि महाराष्ट्रातल्या गावागावाला दुष्काळ मुक्त करण्याकरता जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या शेतीपर्यंत पाणी पोहोचवून दाखवू, हा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत. भाइयों और बहनों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा. देशभक्ति की इस भावना को अपनी इस खुद की कविता के माध्यम से उजागर करने वाले, ऊर्जावान, समर्पित, दृढ़ निश्चय वाले एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उभरे हुए, करोड़ों भारतीयों की आशा आकांक्षाओं के द्योतक, मजबूत इरादे जिनकी हमेशा असली ताकत रही है, वो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब अपने विचार आपके सामने प्रकट करेंगे. तालियों की गूंज के साथ उनका हम स्वागत करेंगे. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्री परिषद में मेरे गतिशील साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जिन्होंने पिछले बहुत ही कम समय में टेक्सटाइल और हैंडलूम की दुनिया में
एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया है। ऐसे श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का नेतृत्व कर रहे श्रीमान विजय सांपला जी, महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान विनोद तावड़े जी, श्री राजकुमार बड़ोले जी, संसद में हमारे साथी श्री रामदास आठवले जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है और ये सुयोग है कि जयप्रकाश जी की जन्म जयंती के दिन मुझे आज मुंबई में विशेष करके बाबा साहब आम्बेडकर के भव्य स्मारक निर्माण का भूमि पूजन का सौभाग्य मिला है। ये सुयोग इसलिए है कि भारत के संविधान के जन्मदाता बाबा साहब आम्बेडकर और भारत के संविधान का दुरुपयोग करते हुए भारत के लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने का पाप जब इस देश में हुआ तो संविधान के स्पिरिट को बचाने के लिए, संविधान की भावनाओं को बचाने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो लोकतंत्र के अधिकार दिए थे वो वापस लाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ जंग किया था और देश आपातकाल से मुक्त हुआ था। और उस अर्थ में मैं इस सुयोग को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। आज यहां कई योजनाओं का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिल रहा है। दुनिया के किसी भी समृद्ध देश तो ये एक बात बहुत ध्यान में आती है, उस देश का पोर्ट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है। समुद्री तट का देश हो और पोर्ट सेक्टर वाइब्रेंट हो, आप देखा होगा उस देश की इकोनॉमी और पोर्ट की वाइब्रेंसी साथ साथ चलती है। भारत को भी एक वैश्विक आर्थिक वातावरण में अपना स्थान बनाने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसका विस्तार करने की आवश्यकता है, उसका विकास करने की आवश्यकता है, उसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे नितिन जी ने 15 महीने की छोटी अवधि में जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो पाए थे, ऐसे अनेक नए इनिशिएटिव लेकर के पूरे पोर्ट सेक्टर को नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है और नई गति दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा होती है,
आज मैं देख रहा हूं कि सिंगापुर के साथ 8,000 करोड़ रुपयों की पूंजी निवेश से मुंबई को और हिंदुस्तान को पोर्ट सेक्टर का ऐसा एक नजराना मिल रहा है जो सिर्फ यहां के लोगों को रोजगार ही देगा ऐसा नहीं, विश्व व्यापार में हमारी साख बढ़ेगी। मेक इन इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो जो लोग इस देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगे उनको विश्व भर में अपना माल बेचने के लिए अच्छे पोर्ट सेक्टर की आवश्यकता होती है, अच्छे बंदरों की आवश्यकता होती है। हम जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसके कारण मेक इंडिया के तहत जब देश में उत्पादन की परंपरा चलेगी और वो उत्पादित चीजें वैश्विक बाजार को पकड़ेगी, तब हमारे ये पोर्ट का डेवलपमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसलिए एक तरफ मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ विश्व व्यापार के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को वाइब्रेंट बनाना। हमारे देश में बंदरों का विकास कम अधिक मात्रा में हर कोई सोचता रहा है, लेकिन आज सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट से काम चलने वाला नहीं है। आज आवश्यक है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के आधार पर हमारे पोर्ट के साथ मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी हो, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयर हाउसिंग का नेटवर्क हो। और इस काम के लिए हमारे देश के पूरे समुद्री तट को जोड़ने वाला एक सागरमाला प्रोजेक्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सागरमाला प्रोजेक्ट की कल्पना की थी, लेकिन वो सरकार चली गई। बाद में जो सरकार आई उसका एजेंडा कुछ और था और उसके कारण वो विचार वहीं का वहीं रह गया था। हमारी सरकार बनने के बाद अटल जी के उस विचार को हमने मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। जो कोस्टल स्टेट हैं उनकी भागीदारी से, क्योंकि हम कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इस पर बल दे रहे हैं। समुद्री तट के राज्यों का सहयोग हो, समुद्री तट के राज्यों के बीच स्पर्धा हो, कौन अच्छा पोर्ट बनाए, कौन अच्छे पोर्ट में आगे बढ़े, भारत सरकार और राज्य मिलकर के पोर्ट सेक्टर को कैसे डेवलप करें, उन काम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिसका काम का शिलान्यास किया है, हमारी ताकत बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जगह पर बढ़ जाएगी और उसके कारण जो वेरेंटर के खर्च होते हैं वो कम होते हैं, प्रॉफिट का लेवल बढ़ता है तो एक्सपांशन का अवसर भी मिलता है। मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। गरीब के कल्याण के लिए विकास का ये मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में आज नितिन जी के नेतृत्व में हम पहुंच रहे हैं। हम विश्व में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास के अंदर भागीदारी कर रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में दो क्षेत्रों का प्रभाव रहने वाला है, एक सामुद्रिक और दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी का। 21वीं सदी में ये दो क्षेत्र बहुत प्रभाव पैदा करने वाले हैं और इसलिए
स्पेस हो या सी हो, भारत समय के साथ तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे नितिन जी के पास रोड भी है, महाराष्ट्र ने उनके काम को पहले भी देखा हुआ है। वो स्पीड में विश्वास करते हैं। पहले के समय पिछली सरकार में प्रति दिवस कितने किलोमीटर रोड बनते थे, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस विषय के जो रुचि रखते हैं, जानकार लोग हैं, वो जरूर खोज करके निकालें कि पर डे हमारे कितने किलोमीटर रोड बनते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ कहता हूं कि नितिन जी ने जिस प्रकार से गति लाई है, औसत प्रतिदिन 15 किलोमीटर से ज्यादा रोड आज देश में बन रहे हैं और इसको और बढ़ाने का प्रयास है, क्योंकि विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना बहुत आवश्यक होता है। और रास्ते जब बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसे हैं इसलिए रास्ते बनते हैं। जब रास्ते बनते हैं तब पैसा बनना शुरू हो जाता है। ये रास्तों की ताकत होती है। मैं श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश में कम से कम मेट्रो रेल टाइप काम डीपीआर बनाने हैं तो 1.5-2 साल चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने 4 महीने के भीतर भीतर उसके डीपीआर तैयार कर दिए। और जो इस फील्ड को जानते हैं उनको मालूम है कि 4 महीने में इतना बड़ा काम कागज पे बनाना ये हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, हमारी व्यवस्था में नहीं है। और उसको कोई बुरा भी नहीं मानता, सब मानते हैं हाँ भाई इतना तो समय लगता है। लेकिन उन सारी आदतों को छुड़वा करके देवेंद्र जी ने जिस तेज गति से मेट्रो का इस काम को बल दिया है, ये बदलते हुए शहरों के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जिस प्रकार से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए शहरों को कभी लोग संकट मानते थे, मैं बढ़ते हुए शहरों को अवसर मानता हूं। अर्बन ग्रोथ ये बोझ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए हमारी सारी योजनाएं उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख करके होनी चाहिए। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके दरवाजे खोल दिए हैं और उसका परिणाम ये आया है कि आज देश भर में से, दुनिया भर में से लोग भारत के रेलवे के अंदर अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 400 के करीब रेलवे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है, लेकिन प्लेटफॉर्म के सिवा वहां कुछ नहीं है। टिकट विंडो है, रेस्टरूम है, प्लेटफॉर्म है। क्या इसको मल्टी स्टोरीड रेलवे स्टेशन नहीं हो सकते हैं क्या? आधुनिक से आधुनिक 100 मंजिला रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता क्या? हार्ट ऑफ द सिटी कितनी मूल्यवान जमीन होती है, लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमने दिशा उठाई है 400 रेलवे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी है कंट्री में, वहां पर अनेक प्रकार का डेवलपमेंट, नीचे ट्रेन चलती रहेगी, ऊपर उस पर डेवलपमेंट होगा।
उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये जो मेट्रो का काम है, हजारों करोड़ रुपया लगते हैं, लेकिन सुविधा बनती है। अब तो टेक्नोलॉजी भी काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई मिलती जा रही है, उसके कारण गति मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। और मैं इस काम के लिए श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। हमारे सुरेश प्रभु जी ने रेलवे में भी सचमुच में उत्तम काम करके दिखाया है। पहले रेलवे का एक्सपांशन, गेज कन्वर्जन, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी इंजन की तरफ जाना, इन सारी बाबतों में एक उदासीनता थी। आज गति आई है और उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं आने वाले दिनों में। और जब मैं रेलवे की बात करता हूं तो बाबा साहब आंबेडकर को भी याद करता हूं। बाबा साहब आंबेडकर ने रेल नेटवर्क का सामाजिक मूल्यांकन किया था और उन्होंने कहा था कि समाज में जो छुआछूत का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, दूरी बनाने का जो स्वभाव है, इसको तोड़ने का काम रेलवे करेगी। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने रेलवे का एक एनालिसिस किया था। मैं मानता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाबा साहब आंबेडकर जिसमें सामाजिक एकता का अवसर देखते थे, उसको भी चरितार्थ करने का एक कारण बन सकता है। मुझे विशेष रूप से देवेंद्र जी को इस बात के लिए भी बधाई देनी है। हमारे देश में किसानों के लिए सिंचाई की जितनी व्यवस्था चाहिए वो नहीं हुई है। वे बारिश पर निर्भर उसकी जिंदगी है। अगर वर्षा नहीं हुई तो किसान बेचारा तबाह हो जाता है। और अकाल उसके लिए एक ऐसा काल बनकर के आता है जो उसको जीना हराम कर देता है। अकाल के प्रति संवेदना व्यक्त करना, किसान के प्रति संवेदना व्यक्त करना, या तो दिल्ली में जाकर के भारत सरकार के पास मांगे रखना या राजनीतिक खेल खेलना, देवेंद्र जी उससे बाहर निकल करके उन्होंने समस्या का समाधान खोजने का बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास किया है। आज वो मुझे बता रहे थे कि करीब 6200 गांवों में जल संचय के 1 लाख से ज्यादा छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए और उसके कारण पानी का संग्रह हुआ, नीचे वाटर टेबल कहीं ऊपर आए और उस इलाके के किसान रबी पाक ले सके, ऐसी आज परिस्थिति पैदा हुई। और खर्चा ज्यादा नहीं हुआ। मुझे बताया गया कि करीब 1400 करोड़ रुपए में इतना बड़ा काम हो गया। और मजा यह है कि 300 करोड़ रुपया लोगों ने जन भागीदारी में दिए। मैं उन जन भागीदारी करने वाले उन गांव के लोगों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं। आपने देश को दिशा दिखाई है। जल संचय संकटों से सामना करने का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। मैं गुजरात में काम करता था, वहां तो रेगिस्तान है, वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जल संचय का अभियान चलाया हमने, 10 साल लगातार चलाया, लाखों छोटे छोटे चेक डैम बनाए और हमारा किसान संकटों से बचने में ताकतवर बना। लेकिन मैं 2 और सुझाव देना चाहूंगा देवेंद्र जी को।
कुछ नएपन से सोचना के लिए भी सोचे वो। एक, हमारे यहां मार्जिनल किसान है, बड़े किसान नहीं है, छोटे किसान है, लेकिन दो खेतों के बीच बाइफर्केशन के लिए, डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ी बाड़ लगाते हैं। 1 मीटर जमीन उसकी खराब होती है, 1 मीटर जमीन इस वाले की खराब होती है। और ऐसा 80 लाखों एकड़ भूमि हमारी बाड़ बनाने में ही चली जाती है। इन इलाकों में जहां बाढ़ है वहां पेड़ लगा करके टिम्बर की खेती, इस पर बल दिया जा सकता है क्या? और उस किसान को 15 साल 20 साल के बाद जब पेड़ बड़े होते हैं, अगर उसको हर साल एक पेड़ काटने का भी अवसर दिया जाए तो भी उसको 2-5 लाख रुपया टिम्बर का वैसे ही मिल जाएगा। उसको कभी इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ किनारे पर, अपनी बॉर्डर पे। दूसरा एक उपाय यह भी है कि 2 पड़ोसी किसान मिलकर के अगर सोलार पैनल लगा देते हैं, बिजली भी पैदा होगी, सरकार बिजली खरीद ले, किसान का खेत भी चलेगा, खेत में बिजली भी आएगी, किसान की काम करते हैं। और एक काम है जिस पर हमारे महाराष्ट्र में, खास करके विदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगती है, और वो हनी बी, शहद, हनी, मधु। खेतों में किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है हनी का, और वो खराब नहीं होता है, कितने ही साल रहे खराब नहीं होता है। उसकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमने उसको प्रेरित करना चाहिए। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग, शहरों के नजदीक में अर्थवॉर्म, महिलाओं की मंडलियां बना करके छोटे छोटे गड्ढे कर करके कूड़ा कचरा शहर का उसमें डालते जाओ, अर्थवॉर्म रख दो, केंचुए, वो गंदगी भी साफ कर देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर देते हैं। किसान की जो जमीन केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों के कारण बर्बाद होती है, उसको बचाने का काम होगा। हम मल्टीपल एक्टिविटी के द्वारा हमारे किसानों को मदद कर सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र जी जिस प्रकार से इनोवेटिव और सतत कर्मशील व्यक्ति के रूप में इन चीजों का इनिशिएटिव ले रहे हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कृषि जगत में एक आमूलचूल परिवर्तन ला करके पूरे देश को एक नई दिशा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन कामों के लिए मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण कार्य करने का जो सौभाग्य मिला, एक प्रकार से मुझे लगता है ये काम ऐसा है जिसका सौभाग्य शायद हम लोगों को ही मिला हुआ है, और किसी के नसीब में पवित्र कार्य लिखा हुआ ही नहीं है। ये हिंदू मिल की जमीन मैं प्रधानमंत्री बना उसके बाद आई है क्या? पहले ही थी। लेकिन कुछ पवित्र काम करने का सौभाग्य हमारे ही हाथ में लिखा हुआ है, और इसलिए आज उस हिंदू मिल की जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का एक प्रेरणा स्थली बनने वाली है। एक चैत्य भूमि भारत में नई चेतना जगाने का एक कारण बनने वाली है। और आप देखिए, पंचतीर्थ का निर्माण, ये पंचतीर्थ का निर्माण आने वाले दिनों में, ये पंचतीर्थ जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जिनकी सामाजिक न्याय में आस्था है, जिसमें देश की एकता और अखंडता में आस्था है, उन लोगों के लिए
ये तीर्थाटन के यात्रा के धाम बनने वाले हैं। ये पंच तीर्थ, इसका सौभाग्य हमें मिला। आप देखिए, मध्य प्रदेश में मऊ, इतनी सरकारें रही, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के उस जगह पर बाबा साहब का स्मारक बना, जीवंत स्मारक बना, और आज बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए वो एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। उसी प्रकार से दिल्ली में जहां बाबा साहब रहते थे, वो जगह अलीपुर रोड वाली 25 साल तक ये विषय फाइलों में लटकता रहा। बाबा साहब आंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग इसके पीछे प्रयास करते रहे। अटल जी की सरकार ने उसको मूव किया, लेकिन सरकार गई, बात फिर दबा दी गई। हम आए, हमने उस बात को हाथ में लिया, और कुछ महीने पहले मुझे अलीपुर रोड के बाबा साहब आंबेडकर के उस मकान में एक भव्य स्मारक बनाने का फाउंडेशन, उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्मारक वहां बन रहा है। दिल्ली में जो भी लोग आएंगे और स्थानों पर जाते हैं, अब इस स्थान पर भी जाएंगे, और बाबा साहब आंबेडकर ने कितना बड़ा योगदान किया था ये उनके ध्यान आएगा। बाबा साहब आंबेडकर के माता पिता रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव में रहते थे। हमारे एक सांसद ने उसे आदर्श ग्राम के लिए तय किया है, और महाराष्ट्र सरकार भी उसमें मदद कर रही है। जहां बाबा साहब आंबेडकर के माता पिता रहे, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। और आज ये हिंदू मिल में एक नए स्मारक का निर्माण, और 5वां लंदन में जहां बाबा साहब आंबेडकर रहते थे, वो भवन अब हिंदुस्तान से कोई लंदन जाएगा तो प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनेगा। विश्व के लोग भारत के आर्थिक चिंतन को समझने के लिए लंदन में जो बाबा साहब रहते थे, उस मकान के अंदर आकर के अध्ययन करके विश्व को भारत के संबंध में समझ लेकर के अपनी बात बताने का उनको अवसर मिलेगा। ये पंच तीर्थ निर्माण सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ है, और हम सब जानते हैं। मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन मेरे मन की पीड़ा में कहे बिना रह नहीं सकता हूं। क्या कारण है कि बाबा साहब आंबेडकर की पार्लियामेंट में जिस महापुरुष ने संविधान दिया, उस महापुरुष का तैल चित्र पार्लियामेंट में रखने के लिए वो सरकारें सहमत नहीं थी। दोस्तों, 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब जाकर के बाबा साहब आंबेडकर का तैल चित्र हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगा। भारत रत्न हम जानते हैं औरों को कब मिला,
लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए नाको दम आ गया, और वो भी उन लोगों के द्वारा नहीं मिला। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश में जिस प्रकार के एक सामंतशाही मानसिकता वाले लोग हैं, वो एक दलित के बेटे को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। और मैं आज कई लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के पीछे खपा दिया है। मैं उनको भी आज कहना चाहता हूं, मेरी बात शायद कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात करने का मैं साहस करता हूं। अगर हम दीर्घ दृष्टि के अभाव में बाबा साहब को अगर सिर्फ दलितों का बाबा साहब बना देंगे, तो उससे बड़ा बाबा साहब का कोई अपमान नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। बाबा साहब न सिर्फ भारत के, विश्व के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों की प्रेरणा का नाम बाबा साहब आम्बेडकर है। दुनिया मार्टिन लूथर किंग को तो जानती है, लेकिन दुनिया बाबा साहब आम्बेडकर को नहीं जानती है। यह हमारा दुर्भाग्य है, और इसके लिए हम लोगों का दायित्व है कि विश्व बाबा साहब आम्बेडकर किस परिस्थिति में पैदा हुए, कैसे पले बढ़े, और इतना जुल्म सहने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद, किसी भी व्यक्ति के मन में लबालब जहर भरा रहना शायद कोई बुरा नहीं मानता। इतना अपमान झेलने के बाद कटुता होना कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन ये बाबा साहब आम्बेडकर थे, जिंदगी के हर पल अपमान झेला, हर पल बाबा साहब को संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन जब खुद को निर्णय करने के अवसर आए, कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले की भावना का नामो निशान नहीं था। किसी को मैं बता दूंगा, ये भाव नहीं था, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे जैसे लोग बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति उस श्रद्धा भाव से देखते हैं। मैं तो खुद के लिए कभी सोचता हूं, कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, क्या बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो मोदी कहां होता। हम जैसे सामान्य लोगों को कौन पूछता। ये बाबा साहब आम्बेडकर हैं जिसके कारण ये बातें संभव हुई है। और इसलिए मैं कहता हूं, हम जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ कर्ज चुकाने का एक प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, इस महापुरुष ने जो किया है, और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें कहा है, उससे हम अगर हटेंगे तो बाबा साहब के साथ घोर अन्याय होगा। बाबा साहब ने हमें कहा, शिक्षित बनो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, शिक्षा उसके जीवन का सबसे प्रमुख धर्म बनना चाहिए, जो बाबा साहब ने हमें सिखाया है। बाबा साहब ने हमें सिखाया, संगठित बनो। आज मुझे खुशी है, अभी नितिन जी कह रहे थे कि दलित समाज के सभी अलग अलग दिशा में काम करने वाले आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के इसलिए बड़ी श्रद्धांजलि यही है, हम संगठित बने,
हम एक बने और अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष की बात आए तो उसके लिए भी हम तैयार रहे। यही हम लोगों को बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज इंदु मिल में बाबा साहब का जो स्मारक बन रहा है, मेरे मन में एक इच्छा है, मैंने अध्ययन तो नहीं किया है, लेकिन जिस दिन मैंने जमीन दी थी तो दिन भी मैंने कहा था, आज आर्किटेक्चर मिले तब भी मैंने कहा मुंबई या महाराष्ट्र में आया हुआ व्यक्ति जिंदगी से तंग आया हो, परेशान हुआ हो, तो यहां ऐसी जगह बननी चाहिए कि वो घंटे भर वहां बैठे एक शांति का एहसास लेकर के जाएं। ऐसी जगह बननी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा जहां स्मारक बने साथ साथ ये विशाल भूमि है, वहां एक घना जंगल बनाना चाहिए, इतने पेड़ लगाने चाहिए, इतनी हरियाली कर देनी चाहिए कि एक शांति की भूमि सचमुच में बनी जाए। और ये बन सकता है, ये बन सकता है। और मैं देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि ये स्मारक सिर्फ ईंट माटी पत्थर चुने तक सीमित न रहे, वो तो भव्य होना ही चाहिए, दुनिया के लोगों के लिए अजूबा होना चाहिए, लेकिन इसको जन भागीदारी से जोड़ा जा सकता है क्या? महाराष्ट्र में 40,000 गांव है। हर गांव से लोग आए और उनको जो बताया गया हो वो पौधा लेकर के आए और वहां पर हर गांव का एक पौधा लगे और वो गांव भी उसके लालन पालन के लिए गांव समस्त की तरफ से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कलेक्ट करके एक पेड़ लगाए और 11,000 रुपया दान दे। आप देखिए कितनी बड़ी जन भागीदारी से काम हो सकता है। हर गांव को लगेगा कि चैत्य भूमि में इंदु मिल के मैदान में जो स्मारक बना है, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारे गांव की भी श्रद्धा है, हमारा भी एक पेड़ उस गांव में लगा है। दूसरा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से एक पेड़ मंगवाया जाए, वो पेड़ भी लगाया जाए और दुनिया के सभी देशों से, हर देश से एक पेड़ मंगवाया जाए और ये विश्व महापुरुष थे, उनका भी एक पेड़ लगाया जाए दुनिया का और वहां लिखा जाए सारा विश्व इंदु मिल के इस हरियाली के साथ कैसे जोड़ा जाए। अगर हम नई कल्पना के साथ, जन सामान्य को जोड़ने के विचार के साथ इस स्मारक को बनाएंगे, हिंदुस्तान में शायद कभी किसी महापुरुष का ऐसा स्मारक नहीं बना हो जहां पर 40,000 गांव सीधे सीधे जुड़े हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये हो सकता है। और महीने भर हर सप्ताह गांव के लोग आते चले, वहां रहे, चैत्य भूमि जाए, देखें, इंदु मिल जाए, जहां डिजाइन हो वहीं पर पौधा लगाए, जो पौधा का सैंपल तय किया हो वही लगाए। आप देखिए क्या से क्या हो सकता है। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रेरणा स्थली बनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा हम ये पंचतीर्थ निर्माण कर रहे हैं। ये पंचतीर्थ लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों के लिए, संविधान को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए, सामाजिक एकता के लिए जीने वालों के लिए वे तीर्थ क्षेत्र बनेंगे। भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोगों के खिलाफ झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों में भ्रम फैला करना, इसके लिए एक टोली लगातार लगी रहती है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते कि ऐसे लोग कैसे आ गए। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में
जिन राज्यों में सर्वाधिक दलित जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है, उनमें से अधिकतम राज्य ऐसे हैं जहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो। उड़ीसा हमारा एनडीए का पार्टनर है, हमारा झारखंड हो, अधिकतम। इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब आंबेडकर के साथ तत्वतः जुड़ करके काम करने वाले कोई लोग हैं तो हम लोग हैं, और समाज के दलित पीड़ित शोषित आज हमें स्वीकार करते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत है। दूसरा, जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी, ऐसा ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक बार जब हम राज्यों में चुन करके आते हैं तो राज्यों में चालू कर देते हैं, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। फिर हमारी दिल्ली में सरकार बनी, फिर तूफान खड़ा कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है, और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग आज तक कोई राजनीतिक फायदा ले नहीं पाए हैं, लेकिन समाज में वही मनुष्य पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूं, और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये देश दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, इनको छोड़ करके आगे नहीं निकल सकता है। और मेरी सरकार, मुझे जब संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं था, उस दिन मेरा भाषण है कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए मैं जिएंगे। देश में गरीबी से मुक्ति चाहिए। गरीबी से मुक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। हमारा मार्ग है, वह देश पूरी तरह जानता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह प्रचार बंद होना चाहिए, यह झूठ बंद होना चाहिए, समाज को आशंकित, भयभीत करने का खेल बंद होना चाहिए। इससे राजनीति नहीं होती है। आइए मिल बैठ करके चले। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, गांव का हो, उनको आगे बढ़ाए बिना देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस मूल मंत्र को लेकर के, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का इरादा लेकर के देश चल रहा है। राज्यों में जहां हमें सेवा करने का मौका मिला है, हम पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमें सेवा करने का मौका मिला है, जी जान से जुटे हुए हैं, और बदलाव ला के रहेंगे, ये विश्वास मैं प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा बाबा साहब आंबेडकर, आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। 26 नवंबर भारत के संविधान का महत्वपूर्ण दिवस है, बाबा साहब के जीवन का महत्वपूर्ण दिवस है। और इसलिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाना तय किया है। और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को
स्कूल कॉलेज में ही संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये बात बताने का ये रेगुलर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आज के समारोह की स्मृति प्रधानमंत्री जी अपने साथ ले चले, इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि इस स्मृति का रूप जो है वो एक मेमेंटो, एक स्मृति चिन्ह वो प्रधानमंत्री जी को प्रदान करे। आप अपनी अपनी जगह पे बैठिए, सिर्फ 5 मिनट आपको रुकना है। इसके पश्चात मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर श्री उर्विंदर पाल सिंह मदान आभार प्रदर्शन करेंगे और उसके पश्चात कार्यक्रम समाप्त होगा। श्री मदान। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक और 2 मेट्रो लाइन का भूमि पूजन उन्होंने अपने कर कमलों से किया। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार और MMRDA की तरफ से उनका हार्दिक आभारी हूँ। आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री चे विद्यासागर राव जी ने इस कार्यक्रम का अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय जी को भी धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार से आए हुए सम्माननीय मंत्रीगण श्री नितिन गडकरी जी, श्री संतोष कुमार गंगवार जी और श्री विजय सांपाला जी विशेष समय निकालकर यहाँ आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसलिए मैं आप तीनों का भी बहुत आभारी हूँ। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी देखरेख में यह कार्यक्रम हुआ, मैं उनको भी MMRDA की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। व्यासपीठ पर बैठे हुए माननीय मंत्रीगण श्री विनोद तावड़े जी, श्री राजकुमार बड़ोले जी और खासदार श्री आठवले जी, मुख्य सचिव श्री क्षत्रिय जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इतर व्यासपीठों पर बैठे हुए सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय खासदार, आमदार, आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद। और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्माननीय अतिथि, मीडिया और विशेषकर हजारों की तादाद में आए हुए सभी मुंबईकरों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी मुंबई वासियों को फिर से एक बार मैं तहे दिल से आपके आभार मानता हूं और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।